तो हम लोग जो है न्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं, ठीक है। तो आज क्या क्या है कि इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स विच इज फास्टर अंडरगोइंग SN2 रिएक्शन, मतलब SN2 रिएक्शन में कौन फास्ट होगा। पेयर्स ऑफ कंपाउंड दिया हुआ है, एक कंपाउंड ये है और एक कंपाउंड ये है। इस दोनों कंपाउंड के रिएक्टिविटी में हमको कंपैरिजन करना है, विच इज़ फास्टर एंड विच इज़ स्लोअर, ठीक है। किस मैकेनिज्म में SN2 रिएक्शन में चेक करना है कि कौन फास्ट होगा और कौन स्लो होगा। तो हम लोग कल पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब सेकेंड ऑर्डर का होता है, SN2 मतलब क्या हुआ, सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 का मीनिंग क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में तो उसको SN2 बोलते हैं, ठीक है। तो SN2 में फास्टर कौन होता है, SN2 रिएक्शन में कौन फास्टर होगा, जो प्राइमरी होता है वो सबसे फास्ट होता है, क्योंकि SN2 रिएक्शन कब होता है, SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, जब उसमें अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है ना। यानी जिसमें क्राउड कम रहेगा उसमें अटैक आसान होता है। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर देखते हैं, SN2 रिएक्शन में किसको फैक्टर देखते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो प्राइमरी में क्या होता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, सेकेंडरी में स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है तो रिएक्शन स्लो होता है, टर्शियरी में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा होता है इसलिए वो सबसे स्लो होता है SN2 में। तो SN2 रिएक्शन में अगर रिएक्टिविटी देखना पड़ता है तो हम लोग देखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब क्राउडिंग को देखते हैं, क्राउड कहाँ ज़्यादा है। जहाँ क्राउड ज़्यादा होगा वहाँ पर SN2 स्लो होगा, जहाँ क्राउड कम होगा वहाँ SN2 रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इस दोनों को देखिए, ठीक है। ये क्या है, ये वाला जो कार्बन है, जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन से एक ही कार्बन में जुड़ा हुआ है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इसको हम लोग चाहें तो ऐसे करके लिख दें तो थोड़ा अच्छा रहेगा, CH2 है ना, ऐसे लिख दें तब आपको अच्छे से आएगा समझ। अब ऐसे लिख दिए तो आप ठीक से समझ में आ जाएगा, है ना। ये हो गया CH2Cl। अब ये देखिए तो ये कार्बन कितने कार्बन, ये कार्बन से हेलोजन ग्रुप हुआ, इस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से एक ही कार्बन में डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया 1 डिग्री कार्बन, ये तो प्राइमरी हेलाइड हो गया, ये तो प्राइमरी हेलाइड हो गया ना ये। अब इसको देखिए, ये कार्बन है, इसी कार्बन से नहीं है हेलोजन जुड़ा हुआ, इस कार्बन से 2 कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ये वाला और ये वाला, ये और ये दोनों ही इससे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, सेकेंडरी कार्बन, ये हो गया सेकेंडरी कार्बन, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो गया और ये प्राइमरी अल्काइल। तो SN2 में क्या होता है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव, क्योंकि उसमें क्राउड कम होता है। सेकेंडरी में क्राउड ज़्यादा हो गया, दो कार्बन आ गया जो दिक्कत करेगा अटैक करने में, इसलिए ये जो है फास्ट हो गया। कौन होगा फास्ट, ये, ठीक है ना। तो ये वाला फास्ट होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, तो आंसर ये होगा, ठीक है ना, ये वाला फास्ट होगा, क्लियर। ये है आंसर, आंसर ये हुआ, ये आंसर हुआ, ये फास्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग दूसरा क्या देखते हैं। अब ये दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें देखिए ये जो आयोडीन है इससे जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये क्लोरीन इससे जुड़ा हुआ है, तो और इस कार्बन से एक ही कार्बन ये जुड़ा हुआ है, ये हो गया हमारा प्राइमरी कार्बन, यहाँ पर ये भी हो गया हमारा प्राइमरी कार्बन, तो दोनों ही प्राइमरी है ना, इसमें तो कंपैरिजन नहीं हो सकता है, दोनों ही प्राइमरी है। तो कोई दूसरा फैक्टर देखना होगा जिससे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जब दोनों ही प्राइमरी है तो दूसरा कोई फैक्टर देखना चाहिए ना। तो दूसरा फैक्टर है ना, ये जो आयोडीन है और ये जो क्लोरीन है, आयोडीन और क्लोरीन दोनों का एटॉमिक साइज में डिफरेंस है।
दोनों के एटॉमिक साइज में डिफरेंस है। आयोडीन जो होता है बिगर इन साइज होता है इन कंपैरिजन टू द क्लोरीन। क्लोरीन के कंपैरिजन में आयोडीन का साइज बड़ा होता है, यानी एटॉमिक साइज। आयोडीन का एटॉमिक साइज क्लोरीन के एटॉमिक साइज से ज़्यादा होता है। तो जब एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगा। एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगा, और बॉन्ड लेंथ जब ज़्यादा होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ लेस होता है। और जब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा तो उसको ब्रेक करना आसान हो जाएगा, और जब ब्रेक करना आसान होगा तो रिएक्शन आसान हो जाएगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो बॉन्ड लेंथ है यहाँ पर जो कार्बन, ये जो कार्बन आयोडीन है, ये कार्बन आयोडीन, और यहाँ पर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, ये जो कार्बन आयोडीन बॉन्ड लेंथ है, अगर बॉन्ड लेंथ देखेंगे है ना, बॉन्ड लेंथ अगर देखते हैं तो कार्बन आयोडीन बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो गया कार्बन क्लोरीन से। तो बॉन्ड लेंथ जब ज़्यादा होगा तो अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ का बात करेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ का बात करेंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है इसका कम होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका कम होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जब इसका कम हो जाएगा तो क्या होगा, ये जल्दी टूटेगा, ये बॉन्ड स्प्लिटिंग जल्दी होगा, और जब स्प्लिटिंग जल्दी होगा तो फिर रिएक्शन ये फास्ट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये होगा हमारा आंसर, ये होगा बेटर लिविंग, क्योंकि ये जो है आयोडीन है ना, ये बेटर लिविंग है, बेटर लिविंग। ठीक है, बेटर लिविंग स्पीसीज। आयोडीन जल्दी टूट के अलग होगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो है इसका बड़ा है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा इसका, बॉन्ड स्ट्रेंथ जब कम हो जाएगा तो उसको कम एनर्जी लगेगा ब्रेक करने में, कम एनर्जी लगेगा तो हम जल्दी रिएक्शन करा पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपका आंसर जो होगा ये, इसमें ये आंसर करेक्ट है और सेकंड में ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो उसको अच्छे से रिवीजन करके समझने की ज़रूरत है। ये एक और क्वेश्चन है, वैसे ही जैसा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे वैसा ही है। ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट डिफरेंट है, लेकिन स्टेटमेंट का मीनिंग तो वही है जो पिछली बार। ठीक है, तो ये क्या है, विच अल्काइल हैलाइड, विच अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स। तो ये जो पेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है ये और ये है ना, वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाय SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म अगर ये फॉलो करेगा तो कौन सा हेलो एल्केन ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा, विच वुड बी द फास्टर, विच वुड बी द फास्टर, विच वुड रिएक्ट रैपिडली। ठीक है, ठीक है, दोनों में से कौन रिएक्ट करेगा रैपिडली, ये देखना है SN2 मैकेनिज्म के थ्रू। तो SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है ना, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट जब बनता है तो उसके लिए क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा तो उसको जितना कम क्राउड मिलेगा उतना जल्दी अटैक करेगा, उतना आसानी से अटैक करेगा। ठीक है ना, बहुत आसान होगा, क्राउड कम रहेगा तो, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस इसको कम चाहिए, जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा और उतना जल्दी रिएक्शन होगा। तो इस दोनों में हमको देखना होगा कि इसमें क्राउड कम है, जिसमें क्राउड कम होगा उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा उसी वही जो है SN2 मैकेनिज्म फास्ट देगा। ठीक है, तो आप देखिए ये जो ब्रोमीन है इससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये CH2 को एक H इधर और एक H इधर हो गया। ठीक है, तो ये जो कार्बन है इसको भी हम लिख देते हैं अच्छे से, इधर H और इधर H। ठीक है, अब जरा देख लीजिए कि इस कार्बन से, ठीक है ना, इस कार्बन से यही एक कार्बन जुड़ा हुआ है ना, इस कार्बन से यही एक कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन क्या हो गया, प्राइमरी हो गया, 1 डिग्री कार्बन हो गया, ये प्राइमरी हेलो एल्केन हो गया।
ये जो है प्राइमरी हेलो एल्केन हो गया। अब यहाँ पर ये जो हेलोजन ग्रुप है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन का देखते हैं क्या पोजीशन है, किस तरह का है। अब ये H इधर जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं और यहाँ बॉन्ड बना दिए। ये CH2 है, इसे इस दोनों जोड़ दिए, इधर H और इधर H कर दिए। ठीक है, आपको समझ में आएगा बढ़िया से कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जरा आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कि ये जो कार्बन जिससे कि ये हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस कार्बन से दो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ये कार्बन और ये वाला और ये दोनों कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये कार्बन क्या हो गया, सेकेंडरी कार्बन हो गया। इसलिए ये हो गया हमारा सेकेंडरी कार्बन, यानी ये सेकेंडरी हेलो एल्केन है, ये प्राइमरी हेलो एल्केन है। तो प्राइमरी हेलो एल्केन में स्टेरिक हिंड्रेंस तो सबसे कम होता है, प्राइमरी हेलो एल्केन में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होता है, ना ही के बराबर होता है। तो इसीलिए SN2 मैकेनिज्म जब होगा इसमें क्राउडिंग सबसे कम है, क्राउड बहुत ही, यहाँ पर देखो अल्फा ये कार्बन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, यही एक चेन है ना, यही एक स्टेरिक हिंड्रेंस दे सकता है, इधर से दोनों तरफ से खाली है। जबकि स्टेरिक हिंड्रेंस इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से खाली है, इसमें ज़्यादा है स्टेरिक हिंड्रेंस, इसमें क्राउड कम है। इसीलिए जो है प्राइमरी जो है फास्टर रिएक्शन देगा, है ना, क्योंकि प्राइमरी हेलो एल्केन में क्राउड कम होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या हो, बल्कि ग्रुप, बड़ा ग्रुप, इसमें बड़ा ग्रुप एक ही है ना, इसमें बड़ा ग्रुप 2 को, एक इधर है और एक इधर, इसमें बड़ा ग्रुप कम रहेगा, वही ज़्यादा, वही फास्ट रिएक्शन देगा, वही रैपिडली रिएक्ट करेगा। आपका आंसर क्या होगा, ये वाला करेक्ट होगा आंसर। ये आंसर होगा आपका कि ये जो है फास्ट रिएक्शन कौन होगा, ये वाला फास्ट रिएक्शन। अगर इस दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो ये कंपाउंड जो है SN2 मैकेनिज्म में रैपिडली रिएक्ट करेगा। ठीक है, ओके। अब ये दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें ये कंपाउंड और इस कंपाउंड में दोनों में कंपैरिजन करना है कि व्हिच वुड बी फास्टर टुवर्ड्स द SN2 मैकेनिज्म, व्हिच हेलो एल्केन वुड बी फास्टर टुवर्ड्स द SN2 मैकेनिज्म, कौन जो SN2 मैकेनिज्म की तरफ फास्ट होगा। ठीक है ना, तो देखते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके बारे में पता करना होगा कि वो है क्या चीज़, है ना, वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है या मिथाइल ग्रुप है, कौन सा कार्बन है, किस क्लास का कार्बन है, उसी से पता चल जाएगा कि व्हिच वुड रिएक्ट फास्टर। ठीक है ना, तो अगर हम इस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, हेलोजन ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ और ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ये हो गया हमारा टर्शियरी कार्बन। तो ये जो है टर्शियरी कार्बन है, मतलब ये टर्शियरी हेलो एल्केन हो गया, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ये हो गया, ये जो है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हो। अब ये क्या है, अब देखिए ये ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को हम और अच्छे से लिख देते हैं। तो इसका H को हम इधर लिख दिए, इसका बॉन्डिंग इधर है, CH2 को हम जो है, अगर समझने में दिक्कत हो तो उसके लिए मैंने ऐसा किया, ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, समझाने के लिए हमने आपको एक्सपांड कर दिया स्ट्रक्चर। तो अब देखिए ये कार्बन जो है, जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसी कार्बन से ये 2 कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ये कार्बन और ये कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये क्या हो गया, सेकेंडरी कार्बन, ये हो गया सेकेंडरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ये हो गया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ये हो गया टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में क्राउड जो है कम है, टर्शियरी में क्राउड ज़्यादा है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है क्योंकि 3 बल्कि ग्रुप है, 1 2 3 बल्कि ग्रुप है। जबकि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, इसमें 2 ही बल्कि ग्रुप है, एक बल्कि ग्रुप इधर है, एक बल्कि ग्रुप इधर है। उसमें 3 बल्कि ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो गया। इसमें 2 ही बल्कि ग्रुप है, एक इधर और एक इधर, इसलिए इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, जिसमें क्राउड कम होता है, उस पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना आसान होता है। इसलिए SN2 मैकेनिज्म फास्ट किस में होगा, जिसमें क्राउड कम होगा, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। यही कारण है कि अब क्या होगा कि हम लोग जो है ये स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें कम है, इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, यही फास्ट होगा,
यही फास्ट होगा, ये आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है आपको ध्यान देना है कि वहीं पर यही फास्ट होगा और यही फास्टर रिएक्शन होगा। SN2 मैकेनिज्म में फास्टर कौन होगा? सेकेंडरी, ना कि टर्शियरी। अगर सेकेंडरी टर्शियरी में कंपैरिजन करेंगे तो सेकेंडरी वुड बी फास्टर देन द टर्शियरी। ठीक है, ओके। अब ये तीसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ध्यान देने की बात है इसमें। अब जो उस कार्बन को देखना पड़ेगा कि कौन सा कार्बन का क्या क्लास है दोनों में। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन क्या है पहले। अब जरा ध्यान से देखें, इस कार्बन से ये Br जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ये ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से ये कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ये कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। इस बार हम एक्सपेंड नहीं करें स्ट्रक्चर, 2-3 बार करके दिखा दिया। अब अपने से भी आप स्ट्रक्चर एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है ना, बता रहे हैं इसमें ये जो कार्बन है, इससे ये कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, और इसी कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इससे एक ही डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इससे जो है एक ही कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो ये जो कार्बन है ये क्या होगा? प्राइमरी कार्बन है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें जो है ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से एक कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ये कार्बन भी हमारा हो गया प्राइमरी। अब तो दोनों जगह प्राइमरी ही है, ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, क्योंकि इस कार्बन से एक ही कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है और इसी कार्बन से एक ही कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है, इसलिए ये भी प्राइमरी हो गया, ये भी प्राइमरी। तो दोनों प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो गया, यानी प्राइमरी दोनों ही प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। तो इसके ऊपर तो हम नहीं बता सकते हैं कि कौन फास्ट है और कौन स्लो है, क्योंकि दोनों ही प्राइमरी है। इस हिसाब से तो दोनों जो है सेम रेट ऑफ रिएक्शन से रिएक्ट करेगा, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। जब दोनों का क्लास सेम हो गया तो कोई अब दूसरा फैक्टर देखना होगा। फैक्टर तो वही है कि क्राउड जिसमें कम होगा वही फास्ट होगा। तो अब देखते हैं कि क्राउड किस में कम है। ठीक है ना, तो क्राउड अगर देखते हैं, इसमें एक ब्रांच है, इसमें भी एक ही ब्रांच, तो क्राउड भी दोनों में सेम ही नज़र आ रहा है, क्राउड भी दोनों में सेम ही नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें भी एक ही ब्रांचिंग है, इसमें भी एक ही ब्रांचिंग है, तो क्राउड भी सेम ही नज़र आ रहा है। अब देखेंगे पोजीशन ऑफ क्राउड। अब क्राउड भी सेम हो गया, तब पोजीशन ऑफ क्राउड देखेंगे। ठीक है ना, जो फंक्शनल कार्बन है उसके नज़दीक अगर क्राउड है तो रिएक्शन उसका स्लो हो जाएगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा देगा, क्योंकि उसी कार्बन पर अटैक होगा। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो किस कार्बन पर अटैक करेगा? यहाँ पर अभी इम्पोर्टेंट हो गया, अभी तक ये समस्या नहीं आया था। अगर न्यूक्लियोफाइल आता है तो किस कार्बन पर अटैक करता है? जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उसी कार्बन पर ना न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये न्यूक्लियोफाइल, तो इसी कार्बन पर अटैक करेगा ना न्यूक्लियोफाइल, इस कार्बन पर अटैक करेगा, और इसके बगल वाला कार्बन पर ही ये जो है ब्रांचिंग है। तो इस कार्बन के नज़दीक हो गया ना क्राउड, क्राउड यहाँ पर नज़दीक हो गया। यहाँ देखो क्राउड दूर है, इस कार्बन पर अटैक करना है, इस पर कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसके नेक्स्ट कार्बन पर ब्रांचिंग है, तो ये ब्रांचिंग दूर हो गया, क्राउड इससे दूर है। क्राउडिंग सेम है, क्राउड यहाँ है, क्राउड यहाँ, दोनों जगह क्राउड सेम है, लेकिन क्राउड जो है स्टेरिक हिंड्रेंस जो है ज़्यादा कहाँ होगा? दोनों जगह क्राउड सेम है, लेकिन एक जगह क्राउड नज़दीक में है और दूसरी जगह क्राउड थोड़ा दूर में है ना। हमको क्राउड से समस्या है और हमारे नज़दीक क्राउड है तो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, और अगर हमसे दूर क्राउड है तो हमसे कम प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर अब ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर जो एक क्राउड है ना, इस कार्बन के नज़दीक है, जिस कार्बन पर की न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने के लिए जिस कार्बन पर अटैक करना है उसके नज़दीक क्राउड है, तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा दे रहा है, यहाँ मोर स्टेरिक हिंड्रेंस है। और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ इस कार्बन पर अटैक करना है, क्योंकि इसी कार्बन से ये ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, इसी कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लेकिन यहाँ से जो क्राउड है ना दूर है, इस कार्बन पर क्राउड नहीं है, इसके नेक्स्ट कार्बन पर क्राउड है, तो यहाँ खाली हो गया ना, इसलिए यहाँ पर अटैक करना आसान होगा। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो गया, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो गया। जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है वही SN2 मैकेनिज्म में फास्टर रिएक्शन देता है।
ठीक है ना। तो स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें कम है, इसीलिए ये जो है फास्टर रिएक्शन देगा, ये रैपिडली रिएक्ट करेगा और ये स्लोअर रिएक्ट करेगा। इसलिए आपका आंसर जो है ये होगा, आपका आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो अच्छे से रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ए बी सी डी ई आर एंड आर डैश। ये मैंने एक ही क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई किसको करना है, ए को करना है और बी को करना है। यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट होगा और यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट होगा, ये आइडेंटिफाई करना है। बाकी ये दूसरे क्वेश्चंस में आएंगे। तो ए एंड बी को इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पे हमको आइडेंटिफाई करना है, तो क्या होगा। ठीक है, तो है क्या, ये कहाँ बताया गया है, ये हमने क्लास 11 में भी पढ़ा है। क्लास 11 में हमने आपको पढ़ाया था प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, है ना। अल्काइल मैग्नीशियम यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्केन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपरेशन करने के लिए जब पढ़ाया गया था, उसमें हमने आपको ये मैकेनिज्म के साथ इस बात को पढ़ाया था। ये क्वेश्चन वहाँ से है। फिर हमने जब क्लास 12 है, अभी जब हेलो एल्केन चल रहा है, इस हेलो एल्केन चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन में पढ़ाई हुई है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन में पढ़ाई हुई है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अल्काइल हैलाइड, इसको पढ़ेंगे। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अल्काइल हैलाइड और रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ मेटल्स, स्पेशली रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ द मैग्नीशियम। ठीक है, या इसको और भी बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहे हैं और फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब बनेगा तो उसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो ये सारे चीज़ को बताया गया है, तो ध्यान से याद कीजिए कहाँ बताया गया है, तब ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो पहला क्या है यहाँ पर देखिए, ये अल्काइल हैलाइड, ये क्या है, अल्काइल हैलाइड, ये साइक्लिक अल्काइल हैलाइड है और ये मैग्नीशियम एक मेटल है। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जा रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर ये जो कंपाउंड ए बनेगा वो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनेगा। यहाँ पर जो कंपाउंड ए बनने वाला है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, वो हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है ना, इसलिए आपको ड्राई ईथर लेना पड़ता है, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मॉइस्चर से भी रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में उससे भी ये रिएक्ट कर जाता है, हाईली रिएक्टिव होता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जो कि यहाँ पर बनने वाला है। इसीलिए ड्राई ईथर में इस रिएक्शन को करवाया जाता है, इनर्ट इन्वायरमेंट में रिएक्शन करवाया जाता है, नहीं तो वो रिएक्शन कर देगा। ठीक है, तो अब हमको पहले जो है दोनों को रिएक्ट कराने के बाद अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, तो हमने आपको पढ़ाया था कि अल्काइल हैलाइड का जब मैग्नीशियम से रिलेशन होगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में है। ठीक है, तो क्या होगा, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, जब साथ में आता है ये दोनों इलेक्ट्रॉन बहुत ही एक्टिव हो जाता है। फिर यहाँ पर ये स्प्लिटिंग होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है इधर जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, फिर मैग्नीशियम बीच में आता है, इस दोनों के साथ शेयर करके बीच में बना लेता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाएगा। ये जो ये है ना, ये देखो क्या बनता है, ये रहेगा। ठीक है, इधर टूट गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर ब्रोमीन टूट गया, है ना। ये बॉन्ड टूट गया, ये बन गया और बीच में आ जाएगा मैग्नीशियम, बीच में आ जाएगा मैग्नीशियम। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर दिखाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर दिखाते हैं। इधर शेयर करके बॉन्ड बना लिया, फिर इधर भी शेयर करके बॉन्ड बना लिया। ये हुआ हमारा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो ये हो गया, ए जो है ये हो गया, यही आपका ए है ना। ए कौन सा है, ये वाला, ये हो गया आपका ए। तो ए जो यहाँ लिखा हुआ है उसका वैल्यू ये है, ठीक है ना। तो
तो ये क्या होगा, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्साइल। ये है ना, साइक्लोहेक्सेन है तो साइक्लोहेक्साइल होगा। इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये बन गया क्या चीज़, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये बन गया। अब इसका जो है आगे क्या चीज़ से रिएक्शन करवाना है, इसका वाटर से, मतलब इसका कराना है हाइड्रोलिसिस। ठीक है, और जब अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो वो हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। वो क्या चीज़ में बदल जाता है, हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, ये वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो वाटर क्या होगा, वाटर जो है, ये जो वाटर है वो कैसे कर जाएगा, वाटर H2O ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ पर ब्रेक होगा, फिर यहाँ पर जो है ये भी ब्रेक हो जाएगा, ये भी ब्रेक हो जाएगा। MgBr है, ये OH जो है आ जाएगा यहाँ पर, और H+ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये MgBr इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ इस कार्बन पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। तो ये जो H+ बनेगा और ये जो OH बनेगा, ये H+ जो आकर के यहाँ अटैक करेगा और Mg जो है इससे साथ रिएक्ट करेगा। तो क्या बन जाएगा, ये H आ जाएगा, यहाँ पर उड़ जाएगा, ये हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। तो ये जो B है ये क्या बनेगा, मतलब ये बन जाएगा। बस यही हो गया B आपका हाइड्रोकार्बन, साइक्लोहेक्सेन। क्या बना दिया, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ये B का आंसर ये हुआ। ठीक है ना, ये है B का वैल्यू ये हो गया। और यहाँ पर बन जाएगा MgBrOH, और यहाँ पर क्या बन के निकल जाएगा, MgBr और OH, ये बन के निकल जाएगा। माइनस माइनस दे दिया, ये बनकर निकल जाएगा। तो ये हुआ रिएक्शन आपका। A का आंसर ये हुआ, ये हो गया A, और ये हो गया आपका B। ठीक है, तो ये हुआ आपका आंसर। क्लियर, ओके। अभी ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये भी जो लास्ट जो पहला एग्जाम्पल था उसी के जैसा है। ये भी क्वेश्चन वही है, पहला जैसा था, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, ये क्या है, अल्काइल हैलाइड। ये क्या है, इसमें हमको पता क्या करना है, R का वैल्यू और C का वैल्यू पता करना है। ठीक है, इसमें क्या क्या किस का वैल्यू पता करना है, R का वैल्यू और C का वैल्यू। D जो यहाँ देख रहे हैं ना, वो ड्यूटेरियम है ना, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। H2O रहता है तो हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसको हम लोग वाटर बोलते हैं, और D2O रहता है तो उसको हम लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं या हेवी वाटर बोलते हैं। याद रखना है कि D से कंफ्यूज नहीं होना है ना। H2O को हम लोग बोलते हैं वाटर, और D2O को बोलते हैं हेवी वाटर। तो दोनों वाटर ही है, H के जगह D है। D2O को हम लोग बोलते हैं हेवी वाटर और H2O को बोलते हैं वाटर। दोनों जो है ऑक्साइड ही है, एक को हाइड्रोजन ऑक्साइड, दूसरे को ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, दोनों का काम भी एक ही होता है, बस यही अंतर है कि हम लोग D2O को पी नहीं सकते हैं, H2O को पीते हैं, क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए D2O बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन बाकी जो लेबोरेटरी में तो इम्पॉर्टेंट है, उसका भी काम वही होता है जो H2O का होता है। हमारे पर्सनल लाइफ में, तुम्हारे पर्सनल लाइफ में जो तुम्हारा ज़िंदगी है उसमें D2O पॉइजनस है तो हम नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कि H2O की जगह D2O पी लें, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, दैट वुड बी सुसाइडल। ओके, ठीक है, तो पिछला रिएक्शन जो है वही, ये क्या है, अल्काइल हैलाइड है, ये मैग्नीशियम है। तो अल्काइल हैलाइड और मैग्नीशियम में जब रिएक्शन होता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो हम लोग अभी जस्ट देख चुके हैं कि क्या बनता है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या बनेगा, अल्काइल मैग्नीशियम। तो ये जो C है ये क्या बन जाएगा, R, ये बीच में आ जाएगा, ये Mg कहाँ आ जाएगा, बीच में जाएगा। R मतलब क्या होता है, ये Mg यहाँ आ जाएगा, Br यहाँ होगा, RMg Br, यही बनेगा। तो C का वैल्यू ये हो गया, C का वैल्यू ये हो गया, RMg Br।
ठीक है, आर का वैल्यू अभी नहीं निकलेगा, यहाँ से कंपैरिजन करेंगे। तो हमारा बना RMgBr, ये क्या हो गया, अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा। इसके पहले भी वही था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाए थे। अब इसका जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है, इसके पहले जो एग्जाम्पल था उसमें H2O से हाइड्रोलिसिस करा रहे थे, अब यहाँ पर H2O के जगह D2O से हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, ये भी वाटर ही है, तो यहाँ भी हाइड्रोलिसिस ही होगा, ठीक है ना। तो हाइड्रोलिसिस में हम लोग क्या किए थे, हम लोग क्या किए थे, H2O को हमने OH लिखा था, तो इसको यहाँ से तोड़ दिए थे, H+ हो गया था और ये OH- हो गया था। उसी तरह से जब D2O होगा तो हम लोग लिखेंगे DO, जैसे HOH लिखे वाटर, ठीक है, उसी तरह से D2O को लिख सकते हैं हम लोग DOD, ठीक है। तो ये H+ कहाँ गया था, कार्बन पर जाके अटैच हो गया था, तो D कहाँ जाएगा, ये भी कार्बन पर ही अटैच हो जाएगा, ये भी कार्बन पर ही अटैच हो जाएगा। तो ये जो D कहाँ अटैच हुआ है, इस कार्बन पर अटैच हुआ है। अब देखिए D2O से जब इसको रिएक्शन करवा रहे हैं C को, जो कि RMgBr है, तो क्या बन रहा है, CH3CH CH3। तो जो D+ है या H+ है वो कहाँ जाकर अटैच होता है, अल्काइल ग्रुप से, कार्बन से अटैच होता है। इसमें दिखा रहा है ना कि ये जो D है, ये वाला D है जो इससे जुड़ा हुआ, इसका मतलब यही R है, क्योंकि ये MgBr तो पूरा निकल जाएगा, ठीक है ना। MgBr में क्या होगा, अब ये जो दिखाते हैं RMgBr, इसका रिएक्शन हम लोग करवाएंगे DOD से, तो यहाँ पर ये टूटेगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये Mg है ना, Mg, तो ये टूट जाएगा, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये भी टूटेगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, इस पर नेगेटिव आएगा। तो ये जो D है इस R से जुड़ेगा, और ये जो ये है इससे जुड़ेगा, तो क्या बनेगा MgBrOD, तो यहाँ पर हमको निकल जाएगा MgBrOD, ये बन के निकल जाएगा। तो बचा ये R से ही नहीं ये D+ जुड़ रहा है, R से ही ये D+ जुड़ रहा है, यहाँ इसका मतलब R ये है, तब नहीं ये D जुड़ा हुआ है, इसका मतलब R का वैल्यू कितना होगा, R का वैल्यू हो गया CH3CH, ठीक है ना, है ना। Therefore R = CH3CH3, लाइन कीजिए, मतलब ये D जुड़ने वाला है, CH3CH, R का वैल्यू, अल्काइल ग्रुप कौन हो गया, CH3CH, ठीक है ना। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा समझना पड़ेगा ना। या RMgS तो R, या अब ये कंपाउंड कौन सा हो जाएगा, अब ये जो C का वैल्यू, नया वैल्यू क्या होगा, R के जगह पर हम लोग, ठीक है ना, R के जगह पर क्या लिखेंगे, CH3 MgBr, ये हो गया हमारा C का वैल्यू। तो R का वैल्यू पता चला, तो R को भी रिप्लेस कर दिए, ये हो गया C का वैल्यू, और ये मिल गया हमको R का वैल्यू, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, दिमाग लगा के तो बन जाएगा, बड़ा आराम से बनेगा, आसानी से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके डियर, हैव अ नाइस डे।